नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अरबों साल और खरबों किलोमीटर दूर ले जाएगा, ये समझने के लिए कि रात के आसमान में जो रोशनियां टिमटिमाती हैं वो असल में हैं क्या। हम अपनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। कभी सोचा है, ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर का हर एक कण, ये सब आया कहाँ से? और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही हैरान कर देने वाला भी। हमारी दुनिया को बनाने वाली हर एक चीज, हर वो जरूरी तत्व, वो असल में तारों के धधकते हुए दिलों में गढ़ा गया है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक तारे की जन्म से। आइए देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांडी नाटक आखिर शुरू कहाँ से होता है। देखिए, तारों का जन्म होता है जिन्हें हम तार के नर्सरी कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा ठंडा बादल, किसी घने कोहरे की तरह। ये इतने बड़े होते हैं कि इनमें एक साथ हजारों तारे जन्म ले सकते हैं। अब इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है गुरुत्वाकर्षण। यही वो चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। ये धीरे धीरे गैस और धूल के कणों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बर्फ का छोटा सा गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए अपने साथ और बर्फ जमा करता जाता है और बड़ा और घना होता जाता है। और जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहता है, गैस और धूल का वो गोला एक दहकते हुए अंगारे से एक असली तारे में बदलने लगता है। और ये बदलाव कमाल का होता है। तो ये होता कैसे है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले वो बादल अपने ही वजन के नीचे ढहने लगता है। फिर उसका केंद्र इतना गर्म हो जाता है कि एक प्रोटो स्टार बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अवन को पहले से गर्म करते हैं। तीसरा, जब केंद्र का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब असली जादू होता है। नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। और बस चौथा स्टेप, एक नए तारे का जन्म हो जाता है जो अपनी ही ऊर्जा से गुरुत्वाकर्षण को पीछे धकेलता है। तो ये नाभिकीय संलयन है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये तारे का इंजन है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसेस में इतनी ऊर्जा निकलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वो ऊर्जा है जो हमें रोशनी और गर्मी देती है। अच्छा, तो एक बार जब तारा जलना शुरू हो जाता है तो वो अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे स्थिर दौर में आ जाता है। सोच कर देखिए, एक तारा अपनी जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा एक तरह की ब्रह्मांडीय रस्साकशी में गुजारता है। एक तरफ है नाभिकीय संलयन की ऊर्जा जो उसे बाहर की तरफ फुलाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ है गुरुत्वाकर्षण जो उसे अंदर की तरफ सिकोड़ना चाहता है। जब तक ये दोनों ताकतें बराबर रहती हैं, तारा एकदम स्थिर रहता है। लेकिन एक तारे का भविष्य क्या होगा? वो कब तक जिएगा? उसका अंत कैसे होगा? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, और वो है उसका द्रव्यमान, यानी कि उसमें पदार्थ कितना है। इसे समझने के लिए धावकों के बारे में सोचते हैं। जो तारे बहुत बहुत बड़े होते हैं वो स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं। वे बहुत गर्म जलते हैं, बहुत तेज रोशनी देते हैं और अपना सारा ईंधन कुछ ही 10 लाख सालों में फूंक डालते हैं। दूसरी तरफ हमारे सूरज जैसे छोटे तारे हैं। ये मैराथन धावक हैं। ये आराम से धीरे धीरे जलते हैं और अरबों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी तारा हमेशा के लिए नहीं जल सकता। आखिरकार उसका ईंधन खत्म होने लगता है और फिर तारे की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। जैसे ही तारे के केंद्र में हाइड्रोजन का ईंधन खत्म होने लगता है, वो संतुलन जिसके बारे में हमने बात की थी वो टूट जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत जीतना शुरू कर देती है और तारा अपनी जिंदगी के आखिरी सबसे नाटकीय दौर में चला जाता है। छोटे तारों का, जैसे हमारा सूरज, अंत बड़ा ही शांत होता है। वो धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देते हैं, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ बादल बनता है। और पीछे जो बचता है वो है एक छोटा सा बहुत घना और गर्म कोर, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अलाव जलकर बस आखिरी दहकते अंगारों में बदल जाए, जो फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ते रहते हैं। लेकिन जो विशाल तारे होते हैं ना, उनका अंत किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं होता। उनका कोर
1 सेकंड से भी कम समय में ढह जाता है, जिससे एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये धमाका इतना ताकतवर होता है कि कुछ पलों के लिए वो तारा अपनी पूरी आकाश गंगा से भी ज्यादा चमकने लगता है। ये सचमुच ब्रह्मांड की सबसे शानदार आतिशबाजी है। और इस महाविस्फोट के बाद क्या बचता है? खैर, 2 संभावनाएं हैं। या तो एक न्यूट्रॉन तारा जो इतना घना होता है कि उसके एक चम्मच का वजन पूरी धरती के सारे पहाड़ों से ज्यादा होगा, या फिर एक रहस्यमयी ब्लैक होल जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। तो ठीक है, तारों का जन्म हुआ, वो जिए और मर गए, लेकिन इस सब का हमसे क्या लेना देना? यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे कमाल का और सबसे गहरा हिस्सा आता है। देखिए, तारे सिर्फ रोशनी और गर्मी के गोले नहीं हैं, वो असल में ब्रह्मांड की फैक्ट्रियां हैं। अपनी पूरी जिंदगी वे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे साधारण तत्वों को कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलते रहते हैं। वही तत्व जो ग्रह बनाने के लिए और जीवन के लिए जरूरी हैं। और वो जो सुपरनोवा का जबरदस्त धमाका था, वो सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत भी था। उस धमाके की जबरदस्त ऊर्जा में सोना, चांदी और यूरेनियम जैसे सबसे भारी तत्व बनते हैं, और फिर ये सारे बेशकीमती तत्व पूरी आकाश गंगा में बिखर जाते हैं। तो तारों की इन फैक्ट्रियों में बने ये सारे तत्व आखिर गए कहाँ? कहीं दूर नहीं, इसका जवाब हम सबके अंदर है। जरा देखिए, हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी हमारे होने का हिस्सा है। और यही वो बात है जो सब कुछ जोड़ देती है। हाइड्रोजन को छोड़कर हमारे शरीर में मौजूद लगभग हर एक परमाणु, हर कण कभी न कभी किसी तारे के धधकते हुए दिल में बना था, और फिर एक सुपरनोवा धमाके में अंतरिक्ष में बिखर गया। हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, तो उन्हें सिर्फ चमकते हुए बिंदु मत समझिएगा। उन ब्रह्मांडीय कारखानों को देखिएगा जो हमें बनाने वाले तत्व गढ़ रहे हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु की एक अरबों साल पुरानी कहानी को देखिएगा, और जरा सोचिएगा, उस अंधेरे में आपको अपनी कौन सी कहानी दिखती है।